हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTAGK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 43। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान से रखना। ये ट्रिक होता है YTT। ये ट्रिक है, आप लोगों को ये ट्रिक हमेशा याद रखना। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बोल दिया जाए तो आपको ये ट्रिक याद रखना। YTT, Y का मतलब होता है यस्टरडे, T का मतलब होता है टुडे और ये T का मतलब होता है टुमारो। ये होता है यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, ये टुडे का मतलब होता है आज और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना, YTT। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये Y हो गया, ठीक है, याद रखिएगा YTT। ये 3 पॉइंट है जो आपको याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, बीते हुए कल से। तो ये बीते हुए कल होता है और टुमारो आने वाला कल होता है। तो क्वेश्चन बोला है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। जे दिन बोलेगा उस प्रकार से नंबर दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा कल है, बीता हुआ कल है तो यहाँ से शुरू करेंगे, आने वाला कल है तो यहाँ से शुरू करेंगे। बोला है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले 1 2 3 क्या था, बुधवार था। बुधवार को इंग्लिश में बोलते हैं वेडनेसडे, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये हमारा आगामी कल है ना, तो आगामी कल के 2 दिन बाद 1 2। अब हमको यहाँ से इस प्रकार जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये हमारा बुध है, तो बुध के बाद बुध के बाद जुमरात यानी बृहस्पतिवार होता है, ठीक है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन सा आ गया, बुधवार ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये इस तरीका से हम काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। टोटल दिनों की संख्या कितने हो गए, 7 है। किसी भी वार में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो वही वार आता है। यदि शुक्रवार में 7 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा, रविवार में 7 जोड़ेंगे तो रविवार आएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम बुधवार में 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आता है। मतलब कि जो दिन है अगर उसमें हम 7 जोड़ेंगे तो हमेशा वही दिन रिपीट करता है। मंगलवार में 7 जोड़ेंगे तो मंगलवार आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक हमारा यही है YTT, ठीक है। तो ये बोला आने वाला कल मेरा ये होता है। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, तो 2 दिन बाद 1 दिन 2 दिन, यहाँ पर क्या है, गुरुवार है, ठीक है। यहाँ पर गुरुवार है, याद रखिएगा। अब आगे प्रश्न लिखा हुआ है, बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का, बीते कल से 3 दिन पहले 1 2 3। तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ से हमको बैक में जाना, ठीक है। बैक में यहाँ पर गुरुवार है, तो गुरुवार से पहले कौन सा होगा, बुधवार। बुधवार से पहले कौन सा होगा, मंगल, फिर सोमवार, फिर रविवार, शनिवार, शुक्रवार और यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पतिवार। कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार का मतलब होता है क्या, गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये इस तरीका से काउंटिंग करेंगे, नहीं तो फिर नंबर काउंटिंग करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7।
तो सेम 7 आया। अगर गुरुवार बैक भी जाएंगे 7 जोड़ेंगे तो वही आएगा, तो गुरुवार आ गया ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली सुबह 8 बजे टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग आप लोगों को लाता हूं, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही सेट समय पर किया गया, नहीं 6 AM पर इस घड़ी को सेट किया गया सही से, और 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है, 1 मिनट में 5 सेकेंड जो ये बढ़ जा रहा है। उसके बाद लिखा दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा, यानी हमको 2 PM हो जाएगा। दोपहर के 2 PM होता है तो 6 बजे से 2 बजे आने में आपको टोटल 8 घंटा लगने वाला। कितना, 8 घंटा, ठीक है। तो ये 8 घंटा हो गया। 8 घंटा को बदलेंगे मिनट में तो ये इतना मिनट हो गया, और 1 मिनट में बदल रहा है 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड से भी गुना करेंगे तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 का मतलब हो गया 480 मिनट। और इसमें हमको 5 से गुना करना है, लेकिन ये सेकेंड में है तो हम क्या करेंगे, हम मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे, 0 के 0, 6 से भाग देंगे तो ये 8 बार में, यानी टोटल जो है वो 8 घंटा में 40 मिनट जो है घड़ी आगे बढ़ जाएगा। यानी समय जो मेरा 2:40 दिखाएगा, 2:40 दोपहर के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विघ्नेश एक मेज पर घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह के 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो ये डायरेक्शन वाले प्रश्न है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये देखिएगा, नॉर्थ के बाएं साइड हमेशा पश्चिम होगा और दाएं साइड क्या होगा, दाएं साइड पूरब होता है, ठीक है। पश्चिम के बाएं साइड हमेशा क्या होता है, बायां साइड यानी पश्चिम हो जाएगा और दाएं साइड पूरब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर घड़ी बनाता हूँ पहले, ठीक है। तो घड़ी बनाने के लिए हमें एक क्या चाहिए, सर्किल चाहिए। सर्किल में क्या है, हमको टाइमिंग देना है। ये टाइमिंग दे दिए, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। टाइमिंग कितना, 9:15 है। तो 9:15 ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा कांटा है और ये वाला बड़ा कांटा है, ठीक है। तो क्या बोला है कि घंटे वाली सुई दक्षिण की ओर है। ये घंटे वाली सुई नहीं है, ये वाला घंटे की सुई है। तो ये घंटे की सुई अगर दक्षिण की ओर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो पूछ रहा है मिनट वाली सुई किस दिशा में होगा। अगर ये घंटा दक्षिण में है तो ये उत्तर में हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये एक दूसरे का उल्टा होगा, ये साउथ होगा तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में त्रिभुजों और लंबवत रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब एक सीधी लाइन होता है। जैसे में ये लाइन है ना हमारा, ये हमारा लंबवत लाइन है। सीधा लाइन को बोलते हैं लंबवत, जो एकदम खड़े खड़े लाइन होता है उसको बोलते हैं लंबवत। तो इसमें हमको त्रिभुज काउंटिंग करना और लंबवत काउंटिंग करना है। तो लंबवत हमारा 1 2 3 4 5, यानी लंबवत हमारे कितना हो गए, 5 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सीधा सीधा आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिभुज भी काउंटिंग करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यदि आपको एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें 2 विकर्ण एक दूसरे को काट दें, अगर वर्ग में 2 विकर्ण एक दूसरे को काट दें तो टोटल त्रिभुज होता है 8 गो, ठीक है। 1 2 3 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8 है, ठीक है। जब आपको एक वर्ग दिया जाए, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट दे तो टोटल त्रिभुज की संख्या 8 हो जाएंगे। यहाँ पर वर्ग मेरा कितना है, 1 2 3 4 को, यानी 8 चौके 32 मेरा ऐसे हो गया। ऊपर एक बना हुआ तो 32 1 33, 33 1 34 हो गया। कितना हो गया टोटल, टोटल मेरे पास अभी 34 हो गया। अब देखिए त्रिभुज 1 2 3, फिर ऊपर से आइए 3 1
4, 4 एक 5, 5 एक 6, यानी टोटल 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 5 लंबवत है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी। जब आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, 3 लाइन हमेशा मालूम होना चाहिए। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है वर्टिकल लाइन, और एक हमारा बच गया, ये होती है तिरछी लाइन, ठीक है। इंक्लाइंड रेखा बोलते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन यानी तिरछी रेखा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, ये मेरा 3 हो गया। अब इस वाली लाइन को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया। अब गिनेंगे तिरछी लाइन, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6, 6 5 11, 11 3 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रश्न चित्र की सही जल प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जल प्रतिबिंब बोल दिया जाए, इसमें ऊपर वाले वस्तु नीचे चली जाती है और नीचे वाली वस्तु ऊपर की ओर चली जाती है। इसमें सिर्फ चेंजिंग ऊपर और नीचे होता है, दाएं बाएं चेंजिंग नहीं होता। जो दाएं साइड होगा वो दाएं रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले वस्तु नीचे और नीचे वाले वस्तु ऊपर चला जाएगा। अब देखिएगा ये 2 त्रिभुज बना हुआ, तो ये हमारा राइट साइड में, तो राइट में ही रहेगा लेकिन ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाकी दोनों में सब सेम है। तो ये वाला लाइन इस प्रकार से है, इसका मतलब कि ये वाला त्रिभुज ऊपर चला जाएगा और ये त्रिभुज हमारा इस प्रकार से जो बना हुआ लाइन, ये वाला त्रिभुज नीचे आ जाएगा। तो ये वाला नीचे सब में दिया हुआ नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला त्रिभुज ऊपर गया वो बिल्कुल सही है। अब हमारा ये दोनों में से कोई एक सही होगा। अब ये वाला मुंह हमारा इस प्रकार से है ना, तो इसका जब इमेज बनेगा तो ये वाला इमेज जो है हमारा इस प्रकार से बनेगा, ये वाला इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से, दोनों में दिया हुआ यानी दोनों भी सेम है, बिल्कुल के बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या दिक्कत है, दोनों में कोई दिक्कत है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये वाला पार्ट हमारा ऊपर की ओर जाया चला गया, ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ये भी आ गया, यानी इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम लग रहा है। ये लाइन थोड़ा सा गैपिंग वाला, इसमें गैपिंग कम है, यानी ये वाला हमारा सही है, ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि इसमें राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चला जाएगा और कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे ये हमारा डायग्राम बना हुआ, इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये हमारा वृत्त राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ये वाला आ जाएगा, बॉक्स नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में वृत्त संपादक को निरूपित करता है। ये हमारा वृत्त है, ये किसको करता है, संपादक को निरूपित करता है। त्रिकोण निर्देशक को, त्रिकोण हमारा ये है, तो ये किसको करता है, निर्देशक यानी N4 निर्देशक को निरूपित करता है, और आयत गायक को निरूपित करता है। ये संपादक है, ये गायक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबका हम सिंबल दिखा दिए। अब पूछ रहा है प्रश्न में कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक है लेकिन निर्देशक नहीं है, मतलब ये हमको नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो ये किसका पार्ट है, त्रिभुज का। तो जो भी त्रिभुज में आएगा वो वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ तक त्रिभुज है तो ये सारे के सारे काट देंगे। अब हमको चाहिए ऐसा
जो आयत में भी हो और वृत्त में भी हो। तो दो ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है वृत्त दार्शनिकों को निरूपित करता है, मैंने D4 दार्शनिक हो गया, और त्रिभुज वैज्ञानिक को करता है तो V4 वैज्ञानिक हो गया, वर्ग संगीतकार को तो S4 संगीतकार हो गया। अब प्रश्न, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हो, दार्शनिक और संगीतकार हो लेकिन वैज्ञानिक नहीं हो। वैज्ञानिक नहीं हो, हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मतलब कि हमको त्रिभुज वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हम त्रिभुज वाला पार्ट काट देंगे, नहीं चाहिए। तो ये दोनों में कॉमन दो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। इसमें हम आप लोगों को वेन डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को वेन डायग्राम में 3 कॉन्सेप्ट देता हूं, तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पहला कॉन्सेप्ट है सभी, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सभी। और सभी का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया सभी वाले कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं में कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें सर्किल 2, 3, 4 जितना भी हो, दोनों सब के सब सर्किल क्या होंगे, अलग होंगे, एक दूसरे से कोई भी टच नहीं करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है कुछ कुछ वाले। कुछ आम खट्टे हैं, कुछ लड़के काले हैं, ठीक है, कुछ कुछ। इसमें क्या होता है कि 2-3 सर्किल होंगे जो एक दूसरे को चैन की तरह काटेंगे। जैसे साइकिल का चैन होता है ना, वो एक दूसरे से अटैच रहता है, एक के ऊपर एक, उसी प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, चैन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है कुछ धातुएं लोहा। कुछ का मतलब क्या होता है, एक छोटा सर्किल दूसरे सर्किल को काट देंगे, तो ये धातु है, जो कुछ क्या है, लोहा है। ये वाले पार्ट कुछ आ गया। उसके बाद है कुछ लोहा भारी है, तो कुछ लोहा को भारी कर देते हैं, B4 भारी, ये इसके लिए कुछ हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष है सभी लोहे धातुएं हैं। सभी लोहे धातुएं नहीं हो सकता। सभी का मतलब एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर है, ऐसा कोई इमेज नहीं बना हुआ, पहला गलत। सभी भारी धातुएं, ये भी नहीं हो सकता, सभी वाला कोई नहीं है, मतलब कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपको सेम पिछले प्रश्न की तरह है। आप लोग पहले वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू की तरह शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें क्या है, कुछ नैपकिन कागज है। कुछ का मतलब होता है एक ऐसे सर्किल दूसरे सर्किल को काट देगा, तो ये N4 नैपकिन, K4 कागज। उसके बाद कुछ नैपकिन कपड़े हैं, मतलब नैपकिन ही कपड़े हैं, तो कपड़े इधर आ जाएगा यानी इसको काटेगा, ये कपड़े हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ कपड़े नैपकिन है, कपड़े यहाँ पर है, कुछ कपड़े नैपकिन है, कपड़े यहाँ पर है, नैपकिन यहाँ पर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को काटा हुआ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ कागज कपड़े हैं, कागज यहाँ है, कपड़े यहाँ पर है, कोई टच में नहीं है, इसका मतलब कि दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर आपको यकृत दिया हुआ है, हृदय दिया हुआ, अंग दिया हुआ। तो कहने का मतलब यकृत जो है वो बिल्कुल के बिल्कुल हृदय से अलग है, ठीक है। ये दोनों क्या है, अलग चीज़ है। हृदय अलग चीज़ है, यकृत अलग चीज़ है, लेकिन दोनों क्या है, अंग है। तो ये अंग आ जाएगा सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको हाथी दिया हुआ है, शेर दिया हुआ है, जानवर दिया हुआ है। तो
ये हाथी जो है, ये शेर जो है, ये दोनों के दोनों क्या है? हाथी अलग जानवर होता है, शेर अलग जानवर होता है, लेकिन दोनों क्या है? जानवर है। तो जानवर के अंदर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वेन डायग्राम समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। वह 25 मीटर चला और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ये डायरेक्शन वाले प्रश्न है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, इसमें हम मान लेते कोई भी एक हमारा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया। दक्षिण नीचे की ओर आता है। दक्षिण की ओर राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, यानी बाएं इसका इस साइड आएगा। बाएं मुड़ गया और वह 25 मीटर चला। कितना चला? 25 मीटर चला और बाएं मुड़कर 30 मीटर, यानी वापस ये 30 मीटर ऊपर जाएगा क्योंकि बाएं उसका ऊपर पड़ेगा। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर? तो दूरी देखा जाए, पहले वो यहाँ था, अभी वो यहाँ पर, इसके बीच की दूरी कितना है? तो टोटल 25 है। कौन सी दिशा में? इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब कि पूरब। 25 मीटर पूरब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी डायरेक्शन वाले प्रश्न है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। ललित पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, यानी ललित पूरब की ओर। यानी एक हम इनिशियल पॉइंट ले लिए। उसके बाद ललित पूरब की ओर 9 मीटर यानी 9 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो पहले वो यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच से इसे बना देते हैं। तो ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये टोटल दूरी है 8 और ये दूरी है हमारा 6 हो जाए, क्योंकि टोटल 9 था तो 9 में से ये वाला 3 माइनस कर दिए तो यहाँ से यहाँ दूरी बचा हमको 6। अब हमको ये वाला दूरी निकालना है, तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा? ऐसे जा रहा है, यानी यहाँ से ऊपर, तो ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पूरब है, यानी उत्तर पूरब तो कंफर्म हमारा हो गया। अब यहाँ से ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होता है? 10 होता है, यानी 10 मीटर उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। तो इसमें हम देखेंगे नीचे की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, गुना करेंगे तो 81 आ जा रहा है। मतलब कैसे नहीं होगा? अगर हम 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो भी नहीं आ रहा है। मतलब कि तीनों में गुना करने के बाद भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये 3 है, फिर 3 है, अब फिर 1 है, ये सब को जोड़ेंगे, 3 3 6 1 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी 49 आ गया। उसी प्रकार से 4 3 7, 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, बिल्कुल सही है। 4 2 6, ये जो 169 है किसका स्क्वायर है? 13 का। तो 4 2 6 हो गया, 6 और 7, यानी हमको 7 और चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6, अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12। यहाँ मतलब कि नंबर बहुत बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अब हम आमने सामने देखते हैं, तो ये इसका आमने सामने ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 8 में कितना से गुना करें? 8 में कितना से हम गुना करेंगे? मतलब 8 में अगर हम, ये 8 है, 1 बढ़ा के अगर हम गुना करते हैं तो 72 आ गया, यानी ये बिल्कुल सही है। अगर हम 12 में बढ़ा देते हैं 1 तो कितना होगा? 13। इसमें गुना करेंगे तो 156 आ जा रहा है,
यानी 1 बढ़ा के गुना करेंगे। ये मेरा 6 है, 6 में 1 बढ़ाएंगे तो 7, 7 6 का 42 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कूट भाषा में मेल्ट का इतना दिया हुआ है तो टीमिट का क्या होगा। जैसे ये MELT, मेल्ट का कोड दिया हुआ 2419। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों के काफ़ी आसानी हो जाएगा। एम का कोड होता है 13, ई का कोड होता है 5, एल का कोड होता है 12 और टी का कोड होता है 20। अब यहाँ पर कोई भी हमको इसमें से मिल नहीं रहा। अब देखिए 13 है, अगर हम 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 12 का ये सिंगल डिजिट 2 ले लिया, ठीक है। 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ये 4 लिया हुआ है। अगर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 11 का डिजिट सिंगल 1। अगर हम 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, 19 का फर्स्ट डिजिट 9, यानी सबको 1 घटाने के बाद इकाई अंक लिया गया है। तो उसी प्रकार से टीमिड है TIMID। टी का मतलब होता है 20, आई का मतलब 9, एम का मतलब 13, आई का मतलब 9, डी का मतलब 4। तो सभी में से 1 माइनस करने के बाद इकाई अंक लेंगे। तो 20 में से 1 गया 19, 19 का डिजिट 9, 9 में से 1 गया ये 8 हो जाएगा। 13 में से 1 गया 12, 12 का 2 लेंगे। 9 में से 1 गया 8, 8 हो जाएगा। 4 में से 1 गया 3, तो ये 3 लिया जाएगा, यानी 98,283, 98,283 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन लाता हूँ, जो कि 20 क्वेश्चन एक रीजनिंग के लिए सारे मैंने रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक रिवाइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, यदि पिक्चर को 6 के रूप में लिखा जाता है, पिक्चर को कितना लिखा हुआ 6, तो लिखते हैं PICTURE। तो पिक्चर का कोड लिया हुआ है 6। पिक्चर में कितना 2 4 6 एक 7, मतलब कि टोटल पिक्चर में 7 लिखा हुआ तो 1 माइनस करके 6 लिया हुआ। स्टूडियो को जैसे इसमें है 2 4 6 स्टूडियो है, टोटल 6 लेकिन लिखा है 5, यानी 1 माइनस करके। तो टेलीविज़न को हमको काउंटिंग कर लीजिए कितना है टेलीविज़न का, TELEVISION। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से हमको 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी समझ गए होंगे और वीडियो को एंजॉय करते हुए शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।